नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र और कौटिल्य नीति में बार बार ये बताया गया है कि शत्रु को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। शत्रु चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसे कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। महाभारत में भी ये विचार विदुर नीति में कहे गए हैं। विदुर ने धृतराष्ट्र को कई बार कहा कि पांडवों की शक्ति को नजरअंदाज करना दुर्योधन के लिए घातक हो सकता है। महाशक्तिशाली रूस शायद यही गलती कर बैठा। यूक्रेन ने रूस पर भीषण ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी एयरबेस को निशाना बनाते हुए उसने 41 विमान को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है स्पाइडर वेब। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे यूक्रेन ने रूस को चकमा देकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया। स्पाइडर्स वेब नाम के इस ऑपरेशन को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की घरेलू खुफिया एजेंसी एसबीयू के प्रमुख वसिल मलियुक की सीधी निगरानी में चलाया गया। यूक्रेनी एजेंटों ने दूर की सीमाओं को पार करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने विस्फोटकों से लैस ड्रोन को लकड़ी के शेड की छतों के भीतर छिपा दिया। इस ऑपरेशन को करीब 1.5 साल तक लंबी योजना के बाद में अंजाम दिया गया। इसके तहत यूक्रेन ने 117 ड्रोन का उपयोग करके रूसी हवाई अड्डों पर अटैक किया, जिससे रूस को $7 अरब का अनुमानित नुकसान बताया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे अपनी सेना का अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला कहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार विस्फोटक ड्रोन से भरा हुआ ट्रक रूस तक पहुंच कैसे गया। इस सवाल का जवाब ठोस रूप से कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह तस्करी हो सकती है। क्योंकि यूक्रेन ने 548 दिनों तक इसका प्लान बनाया था, तो इसके मायने ये हैं कि इस प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा यही था कि कैसे ड्रोन ट्रक को रूस के अंदर दाखिल करना होगा। हो सकता है कि वो ट्रक रूस का ही हो, या फिर यूक्रेन ने किसी भी तरह ऐसे ट्रक को तैयार किया जिसकी एंट्री आसानी से रशिया बॉर्डर में हो जाएगी। इसी कारण ड्रोन से लदा ट्रक आसानी से रूस की सीमा पार कर गया और फिर यूक्रेनी एजेंटों ने अपना काम शुरू किया। यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से शेयर की गई तस्वीरें और वीडियो में एक इंडस्ट्रियल गोदाम में दर्जन ड्रोन तैयार खड़े दिख रहे हैं और लकड़ी के सेट्स की छतें हटाकर उनके भीतर छिपाए गए ड्रोन भी दिख रहे हैं। वहीं रूसी सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ ऐसे अनवेरिफाइड वीडियो में भी कुछ ऐसे ही सेट्स ट्रकों पर लदे हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी छतें उतार दी गई हैं और उनके भीतर ड्रोन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन की योजना को बनाने में 1.5 साल का समय लगा। इसे अंजाम देने के लिए यूक्रेन के फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें ट्रकों में बने लकड़ी के मोबाइल केबिन्स में छिपाकर रूस के अंदर भेजा गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जब सही समय आया तो उन केबिन्स की छतें रिमोट से खोली गई और ड्रोन सीधे रूसी बॉम्बर्स विमानों को निशाना बनाने के लिए उड़ गए। इस ऑपरेशन का सबसे अहम निशाना था रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र में स्थित बिलाया एयरबेस, जो युद्ध क्षेत्र से 43 किलोमीटर दूर है। यहां पर Tu-20M सुपरसोनिक बम वर्षक विमान तैनात है, जो यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों में लगातार उपयोग किए जाते रहे हैं। जो वीडियो हम लोग के पास में आए हैं उसमें कई बम वर्षक विमान जलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें Tu-95 भी शामिल है। इस हमले की सबसे खास बात यह है कि सामान्य ड्रोन या मिसाइलों की पहुंच से कहीं दूर ठिकानों पर किया गया अटैक था। इसका मतलब यह है कि यूक्रेनी ड्रोन पहले से ही रूस के भीतर सीक्रेट तरीके से भेज दिए गए थे और लोकेशन पे उनको तैनात कर दिया गया था। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की एजेंसी ने रूस के सबसे 2 संवेदनशील एयरबेसों पर भयानक FPV ड्रोन हमला किया है, जिसमें Tu-95, Tu-22M3 बमवर्षक और A-50 जैसे हाई एंड अर्ली वार्निंग जेट शामिल हैं। अगर यूक्रेन के दावे सही हैं, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते, तो उससे पता चलता है कि कम कीमत वाले FPV ड्रोन एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के एयर डिफेंस सिस्टम को भी छेद सकते हैं।
एफपीवी ड्रोन यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन दरअसल एक छोटे हल्के ड्रोन होते हैं जिसे सीधे पायलट कैमरे के जरिए रियल टाइम में उड़ाया जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। इन्हें आमतौर पर एक छोटे मॉनिटर या फिर वीआर चश्मे के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इसकी लागत भी काफी कम होती है। ये 500 से $3000 में बनाए जाते हैं और इनकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर के बीच होती है। इस ड्रोन में काफी आसानी से आप ग्रेनेड और विस्फोटक लगा सकते हैं। लिहाजा यूक्रेन के इस दावे में दम दिखता है कि उसने ट्रकों के जरिए ये ड्रोन रूस में करीब 4000 किलोमीटर दूर एक एयरबेस तक भेजे होंगे। इनकी साइज छोटी होती है, ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इस वजह से रडार में आना और इनको ट्रैक करना ये बेहद डिफिकल्ट हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एफपीवी ड्रोन रूस के भीतर ही छिपे ठिकानों से लॉन्च किए गए, जहां ये छोटे ट्रकों पर छिपाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन को एयरबेस की हवाई पट्टी में और विमान खड़े होने वाले इलाकों पर भेजा गया। उन्होंने इंजन, विंग और हथियार स्टेशनों पर सटीक निशाना बनाया। दावा किया गया इस हमले से रूस को करीब $2 अरब से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है और उसकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता को तगड़ा झटका लगा है। Tu-95 जो रूस के स्ट्रेटेजिक बम वर्षक एयरक्राफ्ट है जिससे क्रूज मिसाइलें दागी जाती हैं, उसके नष्ट होने का दावा भी किया गया है। Tu-22M3 जो सुपरसोनिक बम वर्षक है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन पर मिसाइल स्ट्राइक के लिए होता है, उसे भी तबाह हो जाने की रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा A50 जो अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि रूसी वायुसेना की आंख नाक कान है, उसके भी यूक्रेनी हमले में नष्ट होने का दावा किया गया है। एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। यह अटैक उस वक्त पर हुआ जबकि इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता होनी थी। तमाम सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस और फोटोज वायरल हैं जिसकी पुष्टि हम यहां पर बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पुतिन अब अपनी उन खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि युद्ध शुरू होने से अब तक पुतिन ने नहीं किया है। इसमें हाई रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, स्टील फाइटर जेट शामिल हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन हो सकता है कि अब परमाणु युद्ध की तरफ भी रुख कर दे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अब तक इतना लंबा समय खींचने के बाद भी पुतिन कई बार वो इस न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर चुके हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि पुतिन का मकसद पूरा यूक्रेन नहीं बल्कि यूक्रेन के वो इलाके जो रूस के बॉर्डर से सटे हैं उन इलाकों पर कब्जा करना है। भल जानते हैं पुतिन की यूक्रेन के समर्थन में केवल यूरोप नहीं है बल्कि नाटो की कंट्रियां हैं। अगर ऐसा किया तो नाटो के देश सभी मिलकर रसिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन रसिया इस समय एज में इसलिए है क्योंकि उसमें उसके ऊपर अटैक हुआ है और पूरी दुनिया ने इस अटैक को देखा है और खुद जेलेंस्की ने इस अटैक की काफी सारे वीडियो पोस्ट किए और साथ में लिखा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला शानदार रहा, हम लोग सफल हुए, हमने रसिया के अंदर घुसकर अटैक किया और सफलतापूर्वक अपने लोगों को वापस भी निकाल लिया। इसका मतलब यह था कि जो 548 दिनों की तैयारियां थी उसमें सबसे ज्यादा समय इसी में लगा, कैसे रूस के उन अड्डों तक अपने उन छोटे ड्रोन्स को पहुंचाना है जहां पर उनके सबसे घातक हथियार रखे हुए हैं, यानी कि बम वर्षक विमान रखे हुए हैं, और वो अपने इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक उन्होंने हैंडल किया।